खास ध्यान रखा गया। बिहार में पीएम मोदी चुनावी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, विरोधियों पर हमले कर रहे हैं, लालू यादव और उनके परिवार के घोटालों का जिक्र हो रहा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में बवाल मचा हुआ। लैंड स्कैम में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 आरोपियों के नाम हैं। पीएमएलए कानून के तहत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट शिकोपुर लैंड स्कैम से जुड़ी हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की 43 संपत्तियों को अटैच किया है। यह मामला गुरुग्राम के शिकापुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन की खरीद में धोखाधड़ी से जुड़ा है। यह जमीन साल 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदी। इसके बाद इस जमीन पर कमर्शियल कॉलोनी के विकास के लिए लाइसेंस मिला, लेकिन कंपनी ने इसे डेवलप ही नहीं किया। आरोप है कि जमीन के लिए कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। वाड्रा की कंपनियों के खाते में सिर्फ 1 लाख रुपए थे, लेकिन करोड़ों का जमीन सौदा कर लिया। इसके बाद 7.5 करोड़ में खरीदी गई जमीन को सितंबर 2012 में डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दिया गया। आरोप है कि कम दाम में जमीन खरीदकर ज्यादा मुनाफा कमाया गया और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जमीन की डील में नियमों का उल्लंघन किया गया। इसके अलावा ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के 2 और मामलों में रॉबर्ट वाड्रा की भूमिका की जांच कर रही है। इसमें एक यूके बेस्ड आर्म्स कंसल्टेंट और भगोड़े अपराधी संजय भंडारी से जुड़ा मामला है और दूसरा राजस्थान के बीकानेर में लैंड डील से जुड़ा। रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि अभी कोर्ट ने इस चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया है। यह चार्जशीट राजनीतिक बदला लेने की साजिश है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई तो राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और लिखा कि उनके जीजा जी को पिछले 10 सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। यह आरोप पत्र उसी साजिश का एक और हिस्सा है। राहुल गांधी ने कहा कि वो रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हैं। उन्हें दुर्भावनापूर्ण, राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है। वो सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए तैयार हैं और वो गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। आखिरकार सच्चाई की जीत। अपने जीजा जी पर हुए एफआईआर पर भड़कने वाले राहुल गांधी 2 दिन पहले तक असम के सीएम को भ्रष्टाचार के केस में जेल भिजवाने की धमकी दे रहे थे। आज उनके ही जीजा जी पर एक्शन हो गया तो गुस्से में। सुनिए 2 दिन पहले राहुल गांधी कैसे असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजने की खुद बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी इधर अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में पोस्ट कर रहे हैं, उधर कांग्रेस के एक और नेता मुश्किल में फंस गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज ईडी ने भूपेश बघेल के घर कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। चैतन्य बघेल को भिलाई से ईडी ने गिरफ्तार किया, जहां पर चैतन्य अपने पिता भूपेश बघेल के साथ रहते हैं। ये चैतन्य बघेल को आप देख रहे हैं। चैतन्य बघेल को जब ईडी की टीम अरेस्ट करके ले जा रही थी तो भूपेश बघेल के समर्थकों ने हंगामा किया। ईडी की गाड़ियों को घेर लिया गया। पुलिस और सुरक्षा बल को बघेल समर्थकों को कंट्रोल करने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस दौरान ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही थी। देखिए वहां क्या माहौल बन गया। भूपेश बघेल के बेटे को जिस मामले में ईडी ने अरेस्ट किया है उसके बारे में आपको बता देता हूं। ईडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ। उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। 3 साल तक आबकारी नीति के तहत शराब की पेटियों में हेराफेरी की गई। ईडी के मुताबिक 40 लाख देसी शराब की पेटियों का कोई हिसाब ही नहीं है। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले में सरकार को 2161 करोड़ का नुकसान हुआ। ईडी का कहना है कि शराब घोटाले का पैसा चैतन्य बघेल को भी मिला था। इसी मामले की जांच के लिए आज ईडी ने भूपेश बघेल के घर पर रेड मारी। ईडी ने रेड के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। ईडी की रेड और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने कहा है कि वो डरने वाले नहीं हैं। आज उनके बेटे का जन्मदिन है और ईडी ने उसे अरेस्ट कर लिया है। सुनिए भूपेश बघेल। इंडी गठबंधन को आम आदमी पार्टी ने भी तगड़ा झटका दिया। आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इंडी गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और उसके बाद के सारे चुनाव वो अकेले लड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो बिहार में भी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सुनिए संजय सिंह। इंडी गठबंधन में सब एक दूसरे का सिर फोड़ने में जुटे हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की बात आती है तो सब इसमें जुट जाते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आजकल वोटर वेरिफिकेशन को लेकर बहुत माहौल बनाया जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी आजकल घुसपैठियों को बाहर निकालने के मुद्दे पर आक्रामक है, लेकिन आज पीएम मोदी ने इन सभी को तगड़ा जवाब दिया। बंगाल में नरेंद्र मोदी ने क्लियर कट कह दिया कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं वो यहां नहीं बस सकते। संविधान के हिसाब से जो एक्शन होता है वो इन पर होता रहेगा।
यानी बंगाल में पीएम मोदी ने क्लियर कट कह दिया है बॉस कि घुसपैठिए इस देश में नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, जिसको जितना हंगामा करना है कर लो। और बंगाल में पीएम मोदी ने बात इसलिए कही क्योंकि घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन चल रहा है उसमें ममता बनर्जी आजकल बांग्ला अस्मिता के नाम पर बीजेपी को घेर रही। ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर कर मार्च कर रही हैं। ममता बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी बंगाल के लोगों को रोहिंग्या बता रही है। लेकिन आज पीएम मोदी ने कह दिया कि यह तुष्टीकरण की राजनीति की हद है, जिसमें बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया गया है। पाठशाला में अब अगली क्लास, सीएम योगी प्लस अनिरुद्धाचार्य प्लस बागेश्वर बाबा वर्सेस अखिलेश प्लस मुस्लिम वोट। यूपी के महाघमासान का आगाज हो गया क्या? कावड़ियों को आतंकी बताने पर भड़क गए योगी। मुहर्रम के जुलूस पर ऐसा क्या कह दिया कि हंगामा मच गया? आज इस चैप्टर की भी अब बात करते हैं। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया है। एक तरफ सनातन की बात करने वालों के लिए अखिलेश यादव ने अपने रास्ते बंद कर दिए हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि रास्ता तो एक ही है और वो सनातन का रास्ता है। क्लियर कट मामला बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह मैसेज ऐसे वक्त में दिया जब अखिलेश यादव कभी हिंदू एकता की बात करने वाले बाबा बागेश्वर पर अटैक कर रहे हैं, कभी सनातन संस्कृति की बात करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज से कर रहे हैं कि तुम्हारे हमारे रास्ते अलग हैं। योगी आदित्यनाथ ने उस इकोसिस्टम को भी निशाने पर लिया जो कावड़ यात्रा में हुड़दंग और हंगामा ढूंढ रहे हैं। भगवान शिव की भक्ति में डूबे कावड़ियों को उपद्रवी और आतंकी तक कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सनातनी आस्था के खिलाफ ऐसे नफरती बयान देने वालों को भी कैसे निशाने पर लिया, क्या क्लियर कट मैसेज दे दिया कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आज आपको देखना चाहिए। आज पाठशाला में यूपी में 2027 के चुनाव से पहले मचे इस घमासान की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अखिलेश यादव और मुसलमानों के रिश्ते पर ऐसा क्या कहा है कि हंगामा मच गया है। लेकिन पहले जो हंगामा हुआ है उसकी एक झलक देखिए। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाना है पूरी दुनिया को तो केवल सनातन धर्म का एक सूत्र है, विवाद नहीं, संवाद। देश में एक तरफ सड़क पर कावड़ियों का हुजूम है। कावड़िए भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए कड़ी साधना कर रहे हैं। सावन के महीने में पवित्र कावड़ यात्रा चल रही है। शिव भक्तों में गजब का उत्साह दिख रहा है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भक्त गंगाजल लेने हरिद्वार जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को कावड़ यात्रा में हंगामा और हुड़दंग ही सिर्फ दिखता है। करोड़ों लोग यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ घटनाओं को ऐसे दिखाया जा रहा है कि हर कावड़िया जैसे ऐसा ही कर रहा हो। दूसरी तरफ इसी कावड़ को लेकर सियासत जमकर हो रही है। कोई कावड़ियों को संरक्षित आतंकी बता रहा है, कोई कावड़ियों को उपद्रवी बता रहा है, कहीं सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक साजिश को बेनकाब किया और इन कोशिशों को सनातन की विरासत को अपमानित करने की कोशिश बताया। एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए, वो कावड़ियों के अपमान पर कितने नाराज हैं। कावड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जानबूझकर कावड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं उनको आतंकी तक बोला जा रहा है। और इस देश में यह संभव है कि जो बम बांध के फट जाने वाले लोग हों, आतंकी हों सच में, उनके लिए कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन कहीं हजारों करोड़ों कावड़ियों में से एक घटना हो जाए, दो घटना हो जाए, तो सारे कावड़ियों को आतंकी बताने में इन लोगों को टाइम नहीं लगता। इकोसिस्टम। सीएम योगी कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश पर क्यों भड़के हुए हैं, इसकी वजह भी समझना जरूरी है। दरअसल एक ऐसा इकोसिस्टम एक्टिवेटेड हो है जो एक दो घटनाओं के आधार पर पूरी कावड़ यात्रा पर सवाल उठा रहा है।
आरोप लगाए जा रहे हैं कि कावड़ में तोड़फोड़ की जाती है, आम लोगों को परेशानी होती है। कावड़ के खिलाफ नैरेटिव सेट करने वाले भूल जाते हैं कि कावड़ यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। भोलेनाथ के भक्त सारी तकलीफ और परेशानी भूलकर कावड़ यात्रा करते हैं। कावड़ यात्रा में शामिल कावड़ियों की भक्ति भाव की हैरान करने वाली तस्वीरें आगे दिखाऊंगा। साथ ही सनातन की आस्था के साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है।